क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। मैं एक बार चैट्स ऑन कर देता हूँ। ठीक है, सब ऑन है ना, सब ओके है? स्टार्ट करें। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 28 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है? 28 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है मेरा है। तो आप लोगों के लिए मैं कल यूट्यूब पे एक अलग से वीडियो करूंगा कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो जरूर देख के जाना। 10 मिनट का वीडियो होगा वो, ठीक है, 10-15 मिनट का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ना, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप लोगों को बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2.42। देखिए, अगर आप लोगों से हीरे का पूछे तो इन्हीं का पूछना, हीरे का 2.42 होता है। अगर आप लोगों से ग्लास का पूछे, कांच का पूछे, तो ध्यान रखिए ग्लास का होता है 3/2, या फिर आप लोग बोल सकते हो 1.5। और अगर आप लोगों से पानी का पूछे तो पानी का होता है 4/3 यानी 1.33। इन तीनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप लोग ध्यान रखिए, पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइएगा। बताइए क्वेश्चन का आंसर। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को आता भी नहीं हो तब भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों से क्या पूछा गया? कार्य पूछा गया, वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ये आंसर आ सकता है कि ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन बचा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे आप लोगों को मैं फॉर्मूला बता देता हूं। तो दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस का विभवांतर का फॉर्मूला होता है वर्क यानी कार्य अपॉन चार्ज, आवेश। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दे रखा है? 40 का दे रखा है। आप लोगों को वर्क निकालना है। चार्ज कितना है? 0.5 है। तो वर्क कितना हो जाएगा आप लोगों का? 40 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और आंसर किसमें आएगा? जूल में आएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइएगा सोच समझ के। अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 59% दे रहे हैं। देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आप लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं 18 ग्रुप वालों की सारे के सारे इनट है, 17 ग्रुप वालों को हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यार फ्लोरीन और क्लोरीन दिखते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कैसे होगी ऐसे देख सकते हो आप लोग। देखो, फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 9। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, बाकी के 7 अगली कक्षा में चल जाएंगे। अगर हम लोग बात करें फॉस्फोरस, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरी कक्षा में हो जाएंगे 8, तीसरे में 5 आ जाएंगे। ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2,8,7। अगर बात करें आर्गन की, इसमें हो जाएगा आपका 2,8,8। अगर किसी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो बिल्कुल इनट होता है, अक्रिय होता है। तो ये तो बिल्कुल आप लोगों का आर्गन तो अक्रिय, और इनमें से कोई भी अक्रिय नहीं है। लेकिन आर्गन का तो किसी के साथ कोई मैच ही नहीं है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पहली बात अभी को ध्यान से समझिए। देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन के एक जैसे क्या? इसको भी केवल केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी केवल केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनकी दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो इनका बिहेवियर एक जैसा ना, फ्लोरीन और क्लोरीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बोला जा रहा है धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? धातुओं में उनके बाह्य कक्षा में एक या इससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है। मेटल्स है 4 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, गलत है। मेटल्स है 1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। देखिए, आप लोगों को पता है जितने भी मेटल्स होते हैं वो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो उनके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जैसे मैंने बोला 2,8,1। क्या ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? क्या बिल्कुल करेगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो हर कोई चाहता अपना स्टेप पूरा हो। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, 4 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। और ये होते हैं आप लोग के मेटल्स। जबकि आपका 5, 6, 7, 8 ये होते हैं आप लोग के नॉन मेटल्स। ठीक है। तो आप लोगों का मेटल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8 वाले को कहां पर रखोगे? तो इसका अष्टक पूरा है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इनट है। इनट गैसेस कहां पर आती है? आप लोग के 18 ग्रुप में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर बताइए। तो बोला जा रहा है कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है? आप लोग जब दोस्तों स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ पे रखोगे तब क्या इसमें कोई एनर्जी होगी? क्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप लोग इसको कंप्रेस करोगे, क्या इसकी पोजीशन चेंज करोगे, इसकी स्थिति परिवर्तन करोगे, इसकी स्टेट परिवर्तन कर रहे हो क्या? तो जब भी आप लोग स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या इलोंगेट करोगे, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो बताया था कोई m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पर लेके जाते हैं उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो वो उस m द्रव्यमान की पोटेंशियल एनर्जी है या कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। जब भी स्थिति में परिवर्तन करोगे तो जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ तो ये ऑप्शन नंबर बी वाले हैं, है ना। इतनी बार समझा दिया है, ऊर्जा की एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, फिर भी मीटर मीटर पे टिक करते जा रहा हूं। नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, नहीं होगा, भूल जाओ। एक बार कमेंट खोलो, कौन थे बी वाले बताओ। अब प्लीज मैं एक एक्सक्यूज सुनना चाहता हूँ कि सर गलती से टिक हो गया, है ना। एक एक्सक्यूज दे दो, गलती से टिक हो गया। एक्सक्यूज देने में क्या दिक्कत है, बोलेंगे सर गलती से टिक हो गया, तो एग्जाम में भी गलती होगी, फिर सिलेक्शन होगा नहीं, फिर आप लोग रो दो के बाहर आओगे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं काफी मेहनत कर रहा था। क्या मेहनत कर रहे हो आप, वही गलती बार बार दोहराते जा रहे हो। इतनी बार मैंने समझा दिया मेरे दोस्तों, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, जूल होती है, जूल होती है, फिर भी आप लोग का वही गलती कर रहे हो। गुरु टाइम दो। चलो टाइम नहीं मिल रहा, चलो इस वाले क्वेश्चन में चलो मुझे टाइम देना चाहिए था, चलो मैं मान गया, चलो मैं मान लिया मेरी गलती है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए था। लेकिन अगर टिप्पा ही मारना है तो यार इसमें मीटर पे तो मत मारो, इनमें किसी पे मार दो। मैं इन वालों को थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, ए वालों को, सी वालों को, डी वालों को, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। लेकिन जब तुक्का ही मारना है तो कम से कम ए सी डी पे तो मारो। ऐसे थोड़ी कि भैया आप एक चीज मुझे बताओ, भगवान आए आपको ऑप्शन दिया कि ना 2 सेकंड का समय, जल्दी से बताओ क्या चाहिए। अब हो सकता है आप कुछ मांग नहीं सको या फिर कोई गाड़ी मांग ले, फिर बोले यार नहीं मुझे नौकरी चाहिए थी कोई ये, लेकिन कोई ऐसे थोड़ी मांग ले भगवान तो मौत दे दो। ऐसा भी कोई है क्या। टाइम तो मैं तो मुझे समझ गया, मैंने मौत मांग ली। चलो ठीक है, कुछ सोचने में निकल गया आपका 2 सेकंड। कोई गाड़ी मांग लिया, किसने क्या मांग लिया, मौत थोड़ी मांग लोगे तुम। तो मौत मांगने की भगवान से क्या जरूरत है। चलो आ जाओ, टाइम आएगा अपने आप आ जाएगी वो तो। चलो देखो, तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, चैट करते हैं बंद। आ जाओ। देखो 14 किलोग्राम की एक वस्तु भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर, जब भी m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पर लेके जाते हो तो उसके पास में जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला है mgh। मास कितना है सर 14 है। g का मान 10 रखूं क्या नहीं रखूं, जब g बोल दिया 9.8 तो क्यों रखना है 10, ठीक है 9.8 रख दिया। h की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, तो देखिए आप लोग जानते हैं 14 पंजे होता है 70, तो 70 को गुना करना है 9.8 से। टाइम लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। लेकिन आप लोग मुझे एक चीज बताओ, 9.8 को छोड़ो, अगर ये 10 होता तो आपका आंसर कितना था 700 आता, समझ रहे हो। लेकिन अब आप लोग का 9.8 700 से थोड़ा सा कम होगा, देखो थोड़ा सा कम तो यार 686 680 दोनों में कंफ्यूजन, आपको थोड़ा सा आप लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 7 को 98 से गुना कर दो, लास्ट डिजिट देख लो क्या आएगा, 6 आएगा, तो यार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। काई के टाइम चाहिए, लास्ट डिजिट देख लो, मैथ पढ़ी ना 8 सम, लास्ट डिजिट 6 आएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। इस वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा ना, आराम से सोच समझ के करना। देखिए दोस्तों समझिए, आप लोगों का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो उसी स्पीड से मोशन में ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा जाए, उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है, ध्यान से समझिए, कोई एक एम मास की कोई बॉडी है, समझ गए, चलो सर एम मास की कोई बॉडी है, आपने लगाया इस पे कोई फोर्स, तो इसके मोमेंटम में चेंज आएगा क्या, तो सेकंड लॉ बोलता है जो फोर्स होता है वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसके मोमेंटम में कितने चेंज हुआ कितने टाइम में, जो रेट है ना चेंज इन मोमेंटम, उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स। अब आप लोग बताइए मोमेंटम में चेंज हुआ, इसका मतलब देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम में चेंज हुआ इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, है ना। मतलब जिस डायरेक्शन में आप लोग फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में उसकी स्पीड उसी रेट से प्रोपोर्शनल करेगी जितना आप लोगों ने फोर्स लगाया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या, तो ये आप लोग का मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। सी भी देख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज विद द अप्लाइड नेट फोर्स, बिल्कुल सही बात है, स्पीड चेंज करेगी, लेकिन ये आप लोग का ज्यादा एप्रोप्रिएट है ना, ये बताएगा जिस रेट में आप लोग जिस दिशा में आप लोग फोर्स लगा रहे हो उसी दिशा में आप लोग की क्या होगी चेंज होगी, तो ऑप्शन डी इज मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है, तो डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जो गलत कथन है आप लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते होंगे, जब एकदम से ब्रेक लगता है तो आप लोग पीछे की तरफ आगे की तरफ आते हो, पीछे की तरफ जाते हो, आगे की तरफ आते हो, तो ये बोल रहा है पीछे की ओर झटका लगता है, ये कि आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, आप लोग जब चलती बस में आप लोग बैठे हो, तो मान लीजिए ये आप लोग बस में बैठे हो, तो आप लोगों की बॉडी का जो पार्ट कांटेक्ट में, नीचे वाला पार्ट कांटेक्ट में बस के, वो कहां पर है, मोशन में। एकदम से आपका ब्रेक लगेगी तो आपकी पूरी बॉडी चाहेगी वो मोशन में रहे, मतलब पहले मोशन में था तो पूरी बॉडी चाहती है मोशन में रहे, लेकिन एकदम से ब्रेक लगता है तो नीचे वाला पार्ट तो कांटेक्ट में रहता है बस के, तो वो तो रुक जाता है, लेकिन आप मोशन में रहना चाहते हो इसलिए आप लोग आगे की ओर गिरते हो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन। देखिए किलोग्राम किसका मात्रक होता है,
किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, मास का होता है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका होता है, ये होता है आप लोगों का एक्सेलरेशन का, त्वरण का। और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो आप लोग जानते हैं फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इस द्रव्यमान को भी आप लोगों ने 1 किलो रख दिया, इस त्वरण को भी आप लोगों ने 1 किलोग्राम रख दिया, तो 1 इंटू 1 आप लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फोर्स की यूनिट तो आप लोग सभी जानते हैं, न्यूटन होता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। कॉन्वेक्स मिरर हैज अ डैश फोकल लेंथ। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो जो फोकल लेंथ आप लोग की कॉन्वेक्स की होती है वो पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की क्या होती है, अवतल की होती है ऋणात्मक। तो आपसे पूछा गया कॉन्वेक्स की, इसकी होती है पॉजिटिव। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस। देखिए होता क्या है, ये आप लोगों का कोई कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ये इसका मान लीजिए दोस्तों फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग अनंत पर रखोगे, है ना, मानो बहुत दूर हो गया अनंत पे, ध्यान रखिए अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आती है वो आपको कैसे लगती है, पैरेलल आती लगती है। तो ये मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है, समानांतर आती है। और जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो परावर्तन के बारे में कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजरती है, जो भी लाइट है फोकस से होती है। तो इसका साइज क्या होता है, पॉइंट साइज होता है बिल्कुल, और इमेज कहां पर बनती है, फोकस पर बनती है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सर बताइए। वह सही क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित इकाइयों की लंबाई बढ़ती हुई है। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब तो होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर, और नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। समझ रहे हो बात को। अब मुझे आप लोग एक बताइए, सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो ये आपके पहले नंबर पे आएगा। इससे बड़ा कौन आएगा, ये 10 की पावर माइनस 9 मीटर, और सबसे बड़ा आपका कौन सा जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 मीटर, यानी 132 इज द राइट सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। ब्लड्स एंड बोन्स आर एग्जांपल ऑफ। तो सिंपल क्वेश्चन है, सुबह भी कराया था मैंने। तो आप लोगों को बताऊं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये तो कहां पर पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। आप लोग का एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम लोग हिंदी में उपकला उत्तक भी बोलते हैं, ये आप लोग के कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, स्किन में पाए जाते हैं। ये आपके ऑर्गन्स की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे आप लोग का इंटेस्टाइन हो जाएगा, आप लोग की एल्विलाई हो जाएगी, है ना, ब्रोंकाई हो जाएगी। यहाँ पर सभी पर कहां पर क्या पाई जाती है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू जो आप लोग की बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता हो, जैसे आपको पता है ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में सब जगह जाता है, तो पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रखा है। ये आपकी बोन्स है, आपके सिर में भी बोन्स है, आपके नीचे पैरों में भी बोन्स है, तो पूरा बोन्स आप लोगों का शरीर को कनेक्ट कर रखा है। तो ये बोन्स हो गई, हड्डी हो गई, ये किसके एग्जांपल है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ध्यान से समझिए, प्लांट टिश्यू को मैं पूरा आप लोगों को बस इतने से चार्ट में बताता हूँ। जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं इनको आप लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, समझ गए, और एक होता है आप लोगों का परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है दोस्तों, जो आप लोग के डिवाइड होता है, जो आपके डिवाइड होता है। जैसे आप लोगों को बीज है, जब आप लोग उस बीज को दोगे तो दोस्तों कुछ पार्ट उसका रूट बनेगा, कुछ पार्ट उसका पौधा बनेगा, तो जो डिवाइड हो रहा है ना वो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आपका एक होता है प्लांट टिश्यू, सॉरी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी आप लोगों के दोस्तों क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आप लोग का सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल आप लोगों के परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये भी आपके तीन पार्ट में आप लोग डिवाइड कर सकते हो। एक हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा दोस्तों क्या होता है, जब भी हवा वगैरह चलती है तो आप लोगों को पता है पौधे गिर नहीं जाते हैं, है ना, गिरते नहीं है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो उनको मिलती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो मिलती है वो कौन से टिश्यू देते हैं, कोलेनकाइमा देते हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये आप लोग को हार्ड बनाते हैं, कठोर बनाते हैं। जैसे आप लोग का नारियल का ऊपर वाला जो छिलका होता है ना, समझ लो नारियल का, और ऊपर जिसको आप छीलते हो उसके अंदर फिर गोला निकलता है, तो जो ऊपर जिसको छीलते हो ना वो किसका बना होता है, आपका स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन देता है ये। जैसे आप लोग का अखरोट है, तो अखरोट तो दोस्तों अंदर वाला पार्ट आता है, लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग होती है कितनी हार्ड होती है। पैरेनकाइमा का मतलब होता है पीछे को पैकेजिंग, जो आप लोग के फूड को पैकेज करके रखता हो, मतलब आपकी ग्लूकोज वगैरह को स्टोर करके रखता हो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पौधे को कठोर और मजबूत कौन बनाता है, स्क्लेरेनकाइमा बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरेबिलम। देखिए आप लोग की बॉडी का पोस्चर, आप लोगों का बॉडी का मोशन, ये कौन आप लोगों को कंट्रोल करता है, सेरेबिलम करता है। ठीक है, तो मसल में जो आपकी मूवमेंट होता है ना, आप लोग का बॉडी का जो पोस्चर होता है, बैलेंस होता है, ये कौन मेंटेन करता है, सेरेबिलम करता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
इनमें से कौन अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट नहीं होता? मतलब कहने का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है? सिंपल सी बात है। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है? तो बॉडी का टेम्परेचर जो कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा थाइमोसिन, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि आपको पता है थायराइड ग्लैंड से कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया 3 हार्मोन का सीक्रेशन होता है। एक तो हो जाएगा T3 हार्मोन जिसको ट्राई आइटोथायरोनिन भी बोलते हैं। तो ये तो आप लोगों के ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, ट्राई आइटोथायरोनिन। तो क्या ये निकलता है? कि बिल्कुल ये निकलता है आप लोगों का, यस ये आप लोगों का निकलता है। समझ लो बात को। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कैल्सिटोनिन और आपका थायरोक्सिन, तो कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन भी आप लोगों का किससे निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये थाइमोसिन आपका थायराइड ग्लैंड से नहीं निकलता, इसलिए राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। कौन सी ग्लैंड है जो कि यौवन तक ही सक्रिय रहती है, पुबर्टी तक ही रहती है, फिर आप लोगों की मिल जाती है आपकी त्वचा में? तो ये ग्लैंड आप लोगों की कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाइमस। और जो अभी मैंने आप लोगों को ऑप्शन बताया था ना कि कौन सा ग्लैंड थायराइड ग्लैंड से नहीं, सॉरी कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड से नहीं निकलता? थाइमोसिन। दोस्तों थाइमोसिन जो हार्मोन है कहां से निकलता है? थाइमस से निकलता है। तो थाइमस से 2 हार्मोन निकलते हैं, ध्यान आप लोग रखेंगे। एक तो निकलता है थाइमोसिन और एक आपको निकलता है थाइमोपोएटिन। ठीक है, तो दोनों हार्मोन का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। कल पढ़ाया था मैंने आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम शाम को 6 बजे। अपना एक चैप्टर बच रहा था बायोलॉजी का, अब अपनी पूरी बायोलॉजी हो गई है। बताइए। तो बोला जा रहा है शुक्राणु और युग्मक के संयोग, है ना? मतलब जो स्पर्म और गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो शुक्राणु और इधर वो आना चाहिए, अंडाणु आना चाहिए ना? अच्छा देखो सुनो मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पता है दोस्तों, जो मेल आपका गैमेट होता है, मेल जो गैमेट होता है, मेल गैमेट जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म होता है ये आप लोगों का। और फीमेल गैमेट जो होता है, फीमेल जो यानी आपका मादा युग्मक जो होता है वो होता है आपका एग। तो स्पर्म प्लस एग मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? युग्मज का करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है स्पर्म प्लस एग मिलके जायगोट में बनना, ये प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप लोगों से पूछे फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में होता है ना? फीमेल में जो ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर आप लोगों का फर्टिलाइजेशन होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। स्पर्म का निर्माण कहां पर होता है? स्पर्म का निर्माण होता है दोस्तों टेस्टिस में। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टेस्टिस में। टेस्टिस होती कहां पर है? टेस्टिस होती है दोस्तों संख्या में 2। ये एक थैलीनुमा आकृति में होती है, थैलीनुमा संरचना में होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। और ये आप लोगों की बॉडी के बाहर होता है। स्क्रोटम आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इस पे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बताओ। तो अगर हम लोग बात करें कि जो आपके टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर के होते हैं, समझ रहे हो? बाई द टेस्टिकल इन द मैन आउटसाइड ब्रशन कोश। दोस्तों टेस्टिकल जो स्क्रोटम होता है, कि स्क्रोटम आपके बाहर के होता है। स्क्रोटम क्या होता है? जिसमें आप लोग के टेस्टिस होते हैं ना, ब्रशन एक थैलीनुमा संरचना में होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम आप लोग के बाहर के होते हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए बॉडी के बाहर होता है वो। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। एक कौन सी डिजीज है जो कि एक जल जनित रोग है? ठीक है, तो आप लोगों का दोस्तों रेबीज वगैरह तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको तो रेबीज तो कुत्ते के काटने से होता है। और इसमें क्या हो रहा है? आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, मतलब आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है पूरा, ये कौन कौन सा आ गया आपका? इसोफेगस, इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, सारा का सारा जो पार्ट हो गया आप लोगों का, इसमें आपका क्या होता है? कुछ इन्फेक्शन होता है। तो ये होता है दोस्तों कॉलरा में, जिसको हम लोग बोलते हैं हैजा। और आपको पता है हैजा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। और कौन से बैक्टीरिया की वजह से रोग होता है? विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है? इस व्यक्ति के मल मूत्र उल्टी के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। तो हैजा से बचाव के लिए क्या करना है? आसपास के नालों अथवा गंदे युक्त गंदे स्थान को ब्लीचिंग पाउडर से संक्रमण मुक्त कर देना चाहिए। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, कैंसर के टिश्यू की स्टडी करने के लिए एक जांच करी जाती है। अभी युवराज सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया भी था, अगर आप लोगों ने देखा हो, है ना, यूट्यूब पे, अगर आपको कभी रिकमेंड करा हो, कि उन्होंने जब डॉक्टर ने उनकी बायोप्सी करवाई तो बोला कि आपको कैंसर है। फिर युवराज ने बोला पागल है, कैंसर है भाई, है ना? तो जो ये टेस्ट होता है आपके कैंसर के लिए, बायोप्सी होता है। इसमें क्या होता है? टिश्यू की जांच होती है। और बायोप्सी कैंसर के टिश्यू नहीं, किसी भी टिश्यू की जांच के लिए होता है आप लोग का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।